रखे, लैंडन ने उसे गर्मजोशी से देखते हुए कहा। सभी ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। जोश ने ग्रेस की तरफ देखा और मुस्कुराया। ग्रेस ने महसूस किया कि किसी की नजर उस पर है। उसने मुड़कर जोश से नजरें मिलाईं, जो उसके ठीक पीछे खड़ा था। वह शर्मा गई और छोटी मोमो की तरफ मुड़ी। बड़ी बहन, क्या तुम अभी भी बीमार हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? छोटी मोमो ने अपनी बहन की हालत देखकर मासूमियत से पूछा। जोश ने ठहाका लगाया और ग्रेस ने सचमुच कामना की कि फर्श खुल जाए और उसे पूरा निगल जाए। कितनी शर्मनाक बात है, उसने सोचा। ग्रेस को भी ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। गांव में उसके दोस्तों की सगाई हो चुकी थी, जबकि बाकी की शादी हो चुकी थी। वो कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती थी और न ही किसी से वादा करना चाहती थी, क्योंकि उसे छोटी मोमो की देखभाल करनी थी। लेकिन अब जोश को देखकर उसे उम्मीद होने लगी थी कि वो कम से कम एक उपपत्नी के रूप में उससे विवाह करेगा। दूसरी ओर लुसियस बहुत खुश था। लैंडन पिछले हफ्ते उसके पास आया था और उससे कहा था कि वह मर्द बन जाए और अपनी माँ के सामने अपनी भावनाएं जाहिर करे। दरअसल वह खुद भी ये देखने लगा था कि माँ हमेशा उसे किस नजर से देखती थी। उसे यकीन था कि वह उसकी परवाह करती है। लैंडन सही था। वह किस बात का इंतजार कर रहा था? क्या वह 50 साल का होने पर अपनी भावनाएं जाहिर करेगा? इसलिए उन्होंने और लैंडन ने मिलकर इस पूरे परिदृश्य पर काम किया था। उन्हें एक ऐसा पल ढूंढना होगा जब माँ किम और लूसी दोनों महल के आसपास न हो, साथ ही उनकी कक्षाएं भी चल रही हो। आज वो दिन था। वे ग्रेस, शूरवीरों, नौकरानियों और अन्य सभी लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। महल की ओर जाते समय वो किम को बगीचे में ले गया और उसके सामने अपनी गलती स्वीकार की। उसने ये सब उसी तरह किया जैसा लैंडन ने उसे सिखाया था। घुटनों के बल झुककर उसने लैंडन द्वारा बताई गई कुछ अन्य पंक्तियों का भी अभ्यास किया। माँ किम को इतना सदमा लगा कि वह भी फूट फूट कर रोने लगी। उसने उसके प्यार को स्वीकार किया, उसे चूमा और 5 साल की बच्ची की तरह उससे दूर भाग गई। वह जल्दी से उसका पीछा करके उसे यहाँ ले आया। शक्तिशाली बाघ उसके आलिंगन में एक छोटी सी बिल्ली बन गया। लुसियस ने माँ किम के मुस्कुराते चेहरे को देखा और उसके कान में फुसफुसाया। जब मैं तुम्हारे सामने शादी का प्रस्ताव रखूंगा तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने धीरे से अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया और उसके दाहिने हाथ को कसकर पकड़ लिया। वो उसकी ओर देखती रही और एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर अचानक वो मुस्कुराई। उनके दिल अंततः एक हो गए। लैंडन अपने बिस्तर पर चढ़ गया और दिन के बारे में सोचने लगा। यहाँ तक कि रात के खाने के समय भी लूसी अंगूठी को देखती और मुस्कुराती। यहाँ तक कि उसके हाथ हिलाने का तरीका भी बदल गया था। वो अपने हाथों के पिछले हिस्से से हाथ हिलाने लगी, जैसे प्रिंसेस डायरीज में जूलिया रॉबर्ट करती थी। हर बार जब वो ऐसा करती थी तो वो स्वयं, ग्रेस, लुसियस और तीनों मेजर जनरल अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते थे। महिलाएं, वे सभी एक जैसी थी, चाहे कोई भी युग हो। लैंडन मुस्कुराया और अपने अगले मिशन की ओर देखा, सीमेंट निर्माण। एपिसोड 35, सिस्टम। मुझे मेरे आंकड़े और पुरस्कार दिखाओ, लैंडन ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। होस्ट का नाम लैंडन बान। आयु 15। स्थिति बीमार का राजा। स्तर शुरुआती, अभी भी स्तर 1। वर्तमान स्थिति स्वस्थ। होस्ट को ग्लास के निर्माण के लिए 120 बीपी भी प्राप्त हुआ। मूल रूप से होस्ट के पास 82 डीपी और 50 बीपी थे, लेकिन चूंकि मेजबान ने पहले ही 71 डीपी अंक का उपयोग अंतरिक्ष समय कैप्सूल और एकाग्रता की गोलियां खरीदने के लिए किया था, इसलिए आपका डीपी 11 अंक तक गिर गया। तारांकन नोट: डीपी इक्वल्स विकास अंक, टीपी इक्वल्स प्रौद्योगिकी अंक और बीपी इक्वल्स बोनस अंक। उन्होंने अपने मिशन की स्थिति पर पुनः गौर किया और सोचा कि भविष्य में उन्हें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। मिशन: बेमार में सभी स्थायी निवासियों के लिए सीमेंट ब्लॉक के घर बनाना। उप मिशन: चूंकि मेजबान को 20 ईश्वरीय भोजन व्यंजन और 5 मसाला बनाने के व्यंजन प्राप्त हुए हैं, इसलिए मेजबान को अपने लोगों के लिए नए पैलेट और मसाले बनाने की जरूरत है। पुरस्कार: मानव शरीर रचना विज्ञान पर पूर्ण ज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में शुरुआती से लेकर मध्यवर्ती ज्ञान। तो क्या हुआ अगर आप बहुत सारे युद्ध हथियार बना सकते हैं? होस्ट के पास आपके शहर में एक भी चिकित्सक नहीं है, शर्म आनी चाहिए। होस्ट को मरीजों के इलाज के लिए 5 यादृच्छिक चिकित्सा तकनीकें भी दी जाएंगी। अंत में होस्ट को 350 विकास अंक, डीपी और 2000 प्रौद्योगिकी अंक, टीपी भी प्राप्त होंगे। समय सीमा: कोई विशिष्ट समय की आवश्यकता नहीं। लैंडन ने अपने अगले मिशन के लिए मिलने वाले इनामों को देखते हुए आह भरी। बंदूकों पर व्यय या तंत्र कहाँ थे? ईमानदारी से कहूँ तो लैंडन ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी और साथ ही हार्डवेयर इंजीनियरिंग भी की थी। वो केवल इलेक्ट्रिकल उपकरणों का विकास और डिजाइन करना जानता था। ये सोचना अवास्तविक था कि सिर्फ इसलिए कि वो एक काल्पनिक दुनिया में आ गया था, वो अचानक एक ऋषि बन जाएगा। भैया, हाँ, वो होशियार था, लेकिन उसने सिर्फ इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित किया। उसका बाकी समय एनीमे, मंगा और लाइट नॉवेल्स पर केंद्रित था। यद्यपि उन्होंने अपने देश के लिए सैन्य सेवा की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें बंदूकें बनाना आता होगा। वो उनमें से कुछ को जल्दी से इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन बस इतना ही। प्रत्येक हथियार का अपना तंत्र और महत्वपूर्ण सामग्रियां थी, जिनका उपयोग उन्हें सफलतापूर्वक बनाने के लिए आवश्यक था। अगर फोन, लैपटॉप, टीवी सेट आदि से जुड़ी कोई चीज होती तो वो ऐसा कर सकता था, लेकिन अचानक उसे कागज बनाने के लिए कहना, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है?
कौन ईमानदारी से कह सकता है कि यदि उन्हें उसकी स्थिति में रखा जाए तो वे उससे अधिक जान पाएंगे? अगर कोई व्यक्ति सब कुछ जानता है तो इसका मतलब है कि उसे इंजीनियरिंग की सभी तरह की पढ़ाई करनी होगी, लॉ स्कूल जाना होगा, साथ ही पार्ट टाइम डॉक्टर बनना होगा और शायद बॉस के तौर पर अपनी खुद की कंपनी भी चलानी होगी, साथ ही वीकेंड पर पढ़ाना भी होगा। पृथ्वी पर 200 से ज्यादा उद्योग है। अगर कोई ये दावा करता है कि उसे सब कुछ पता है तो वो सिर्फ धोखेबाज है। इसके अलावा उस युग में बिजली नहीं थी, इसलिए अगर वो प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन भी बनाता तो उसे प्लग कहाँ लगाता, और अगर उसे बैटरी की जरूरत भी पड़ती तो क्या उसे बनाने के लिए समय की जरूरत नहीं होती? लैंडन को एक और बड़ी समस्या का भी एहसास हुआ जिसका वो सामना कर रहा था। यद्यपि इस प्रणाली ने उन्हें सीमेंट बनाने का ज्ञान दिया था, लेकिन इससे उन्हें मकान की डिजाइनिंग और निर्माण का ज्ञान नहीं मिला था। लैंडन इस तरह से घर बनाना चाहते थे कि भविष्य को ध्यान में रखा जा सके। जल्द ही वो पूरे शहर में पानी की पाइपें बिछा देगा, साथ ही अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी। उसे नहीं पता था कि पाइप कहाँ और कैसे बिछाए जाए, उसे बस इतना पता था कि बिजली के लिए केबल और तार कैसे बिछाए जाए। उसे ये भी नहीं पता था कि विभिन्न पाइपों की मोटाई कितनी होनी चाहिए। लैंडन ने निर्णय लिया था कि प्रत्येक घर में 2 मंजिलें होंगी, भूतल और शीर्ष तल। प्रत्येक घर में एक रसोई, 2 बाथरूम, एक बैठक कक्ष और सबसे ऊपरी मंजिल पर 4 शयन कक्ष होंगे। इसमें आगे और पीछे एक आंगन, साथ ही एक मेल बॉक्स और एक गराज भी होगा। अरे हाँ, वह बहुत पहले से ही योजना बना रहा था कि वह कब कार बनाएगा। वह ये भी चाहता था कि घर सड़क, रेलवे और बस स्टॉप तक आसानी से पहुंच योग्य हो। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि मकान किस प्रकार बनाए गए हैं और शहर में उनकी स्थिति कैसी है। उन्होंने देखा कि सभी घर मध्य क्षेत्र में शहर के चौराहे के आसपास केंद्रित थे। ऊपरी क्षेत्रों या निचले क्षेत्रों के करीब लगभग कोई घर नहीं था। भविष्य में सभी स्कूल ऊपरी क्षेत्र में स्थित होंगे, साथ ही सुपरमार्केट, लग्जरी होटल, मॉल आदि भी ऊपरी क्षेत्र में होंगे। लैंडन को पता था कि अधिकांश लोग अंततः ऊपरी क्षेत्र के निकट रहना चाहेंगे, इसलिए उन्होंने मध्य क्षेत्र के उस हिस्से में मकान बनाने का निर्णय लिया जो ऊपरी क्षेत्र के सबसे करीब था। जब पहले मकान बनकर तैयार हो गए तो उन्होंने नागरिकों को व्यवस्थित ढंग से उनमें स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। लैंडन के पास बेमार्ट के लिए एक भव्य योजना थी। उसने ऊपरी क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित करने का फैसला किया। जिला ए स्पष्ट रूप से खुद शूरवीरों और बैरकों की मेजबानी करेगा। जिला बी में लड़ाकू विमान, वायुसेना और अन्य हवाई सैन्य हथियार रखे जाएंगे। जिला सी में न्यायालय, मुख्य सार्वजनिक पुलिस कार्यालय, शिक्षा ब्यूरो, सरकारी नीति कार्यालय, सभी स्कूल, बैंक आदि स्थित होंगे। जिला डी में लग्जरी होटल, मनोरंजन पार्क, कार स्टोर, बैंक आदि होंगे। मूलतः अच्छा मनोरंजन। लैंडन ने केंद्रीय भाग को भी 4 भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया। जिला ई ऊपरी क्षेत्र के सबसे निकट होगा, जहां उन सभी 1500 मूल नागरिकों का निवास होगा जो हमेशा से यहां रहे थे। जिला एफ जिला ई के बाद आएगा। ये सभी शरणार्थियों और दासों की मेजबानी करेगा। जिला जी में आगंतुकों के लिए सभी नियमित होटल होंगे, साथ ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, कुछ बैंक, बार आदि भी होंगे। जिला एच प्रवेश निकास के करीब होगा, जिसमें अन्य पुलिस स्टेशन और कार्यालय होंगे जो यह निर्धारित करेंगे कि कोई व्यक्ति शहर में जा सकता है या नहीं। इसमें आईडी कार्ड जारी करने वाले कार्यालय, अन्य महत्वपूर्ण चौकियां आदि भी होंगे। जहां तक निचले क्षेत्र की बात है तो उसे भी 4 भागों में विभाजित किया जाएगा, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह कारखानों से भरा होगा, चाहे वह टूथपेस्ट हो, साबुन हो या जो भी बेमार्ट को चाहिए। केवल वे लोग जो वहां काम करते थे या जिनके पास टूर पास था वे ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। तटीय भाग में भी 4 भाग होंगे। कुल मिलाकर आने वाले जहाजों के लिए एक बड़ा डॉक होगा, एक और क्षेत्र जो सैन्य पनडुब्बियों के साथ साथ सैन्य जहाजों पर ध्यान केंद्रित करेगा। संभावनाएं अनंत थीं। फिलहाल लैंडन को सिर्फ सीमेंट के घर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना था। ध्यान देने वाली बात यह थी कि हालांकि बेमार्ट में 1500 लोग मौजूद थे, लेकिन यहाँ केवल 1000 घर थे। लोग विवाहित जोड़ों के रूप में एक साथ रहते थे, उनके बच्चे थे और शायद वे अपने दादा दादी या माता पिता के साथ भी रहते थे। 3000 और लोगों के आने से वह आसानी से 4500 लोगों के लिए मकान तेजी से बना सकेंगे। एक बार जब वह सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने में सफल हो गया तो उसने ऊंची मंजिलों वाली इमारतों का निर्माण शुरू कर दिया, जिनमें भविष्य में बेमार्ट में आने वाले परिवारों और दासों के लिए आवास उपलब्ध हो सके। इन घरों में विशाल पार्किंग और अन्य सुविधाएं होंगी। बेशक बाद में आने वालों को इन जगहों के लिए किराया देना होगा। भविष्य में आने वाले शरणार्थियों और गुलामों के लिए वह किराया वसूलने से पहले उन्हें 4 महीने का समय देगा। उसे उम्मीद थी कि समय पूरा होने से पहले उन्हें बेमार्ट के आसपास नौकरी मिल चुकी होगी। इन मकानों का किराया काफी सस्ता होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इन्हें किस धूल से बनाया गया है। मध्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले में किराए के लिए ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, साथ ही उन लोगों के लिए सामान्य विला हाउस भी होंगे जिन्होंने विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन कमाया है। इसके अलावा सभी जिलों में, चाहे वे ऊपरी क्षेत्र हो या निचले, कम से कम एक पुलिस स्टेशन और 2 पेट्रोल पंप होंगे। लैंडन ने बेमार्ट के बारे में सोचा और आह भरी। जनसंख्या वास्तव में भूमि क्षेत्र के लिए बहुत छोटी थी। उदाहरण के लिए टोरंटो कनाडा को ही ले। अकेले उस शहर में 95,000 निजी स्वामित्व वाली आवास इकाइयां, 100 से ज्यादा होटल, कई स्कूल, लगभग 80 मॉल, कई हवाई अड्डे और अन्य इमारतें थी। फिर भी टोरंटो बेमार्ट की तुलना में भूमि क्षेत्र में छोटा था।
क्या ये किसी प्रकार का मजाक था? टोरंटो के एक भाग से दूसरे भाग तक बिना यातायात के जाने में 10-30 मिनट का समय लग सकता था, इसलिए कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि वेमार्ट वास्तव में कितना विशाल था। जितना अधिक लैंडन ने भविष्य के बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे एहसास हुआ कि उसके पास ज्ञान की कितनी कमी है और वेमार्ट की जनसंख्या कितनी कम है। लेकिन वह वास्तव में जल्दी में नहीं था। अपने सपनों की दुनिया बनाने में उसे बहुत समय और प्रयास लगाना था। फिलहाल वह सिस्टम से अपनी जरूरत के अनुसार ज्ञान खरीद सकता है। सिस्टम, क्या मैं घर की डिजाइनिंग और घर निर्माण पर ज्ञान खरीद सकता हूँ? साथ ही इमारतों के लिए हैंडगन तंत्र, कागज बनाने और पानी की आपूर्ति से संबंधित सभी ज्ञान भी खरीद सकता हूँ। / चिन्ह आप होस्ट कर सकते हैं। बंदूकों के लिए, क्या आप सिंगल एक्शन रिवॉल्वर, डबल एक्शन रिवॉल्वर या सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल के बारे में जानकारी चाहते हैं? सिस्टम ने पूछा। अर्ध स्वचालित पिस्तौल काम करेगी। होस्ट के पहले अनुरोध पर आपको या तो 120 डीपी, 300 टेक्नोलॉजी पॉइंट या 100 बोनस पॉइंट का भुगतान करना होगा। दूसरे अनुरोध के लिए होस्ट को या तो 100 डीपी, 250 टीपी या 80 बीपी का भुगतान करना होगा। तीसरे अनुरोध की लागत होगी 80 डीपी, 100 टीपी या 20 बीपी। और अंत में चौथे अनुरोध की लागत या तो 130 डीपी, 380 टीपी या 110 बीपी होगी। सिस्टम ने पूछा। पहले अनुरोध के लिए 120 बीपी अंक निकालें, दूसरे अनुरोध के लिए 100 डीपी, तीसरे अनुरोध के लिए 20 डीपी और अंतिम अनुरोध के लिए 130 डीपी। साथ ही मुझे अपने शेष अंक फिर से दिखाएं। होस्ट के कुल अंक 11 डीपी, 1000 टीपी और 50 बीपी। क्या होस्ट अब ये जानकारी प्राप्त करना चाहता है? / हाँ। जब लैंडन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसे अभी अभी खरीदी गई सूचनाओं की लंबी श्रृंखला मिल रही थी, तो वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया कि कल का दिन बहुत व्यस्तता भरा होगा। निचला क्षेत्र। 1.5 सप्ताह पहले जब लैंडन ने पहली बार तोप और बारूद का नमूना तैयार किया था, तब तक वह अपना मिशन पूरा कर चुके थे। उन्हें सीमेंट निर्माण में सहायक उपकरणों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने टिम से विभाग 4 को ये कार्य सौंपने को कहा। निर्माण उद्योग में विभाग 4 अन्य विभागों या उद्योगों के लिए आवश्यक सभी उपकरणों या औजारों के निर्माण का प्रभारी था, चाहे वह उद्योग के टैंक हो, पंप हो, स्क्रूड्राइवर हो या फिर हथौड़े हो। वे ये सब करते थे। लैंडन ने उनसे निम्नलिखित बनाने को कहा। 2 बड़ी रोटरी भट्टियां, 300 फावड़े, 40 व्हीलबैरो, रबर के स्थान पर गाड़ी के पहिए का उपयोग किया जाएगा। 30 लोहे की बाल्टियां, चूंकि रबर का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था। 100 कुदालें और 50 मैनुअल मसाला ग्राइंडर। लेकिन अब जब उन्हें घर बनाने की जानकारी मिल गई थी, तो उन्हें पता चला कि उनके पास बहुत सारे औजारों की कमी थी। टिम, 1.5 सप्ताह हो गया है जब से मैंने तुमसे मेरे लिए कुछ उपकरण बनाने के लिए कहा था। तुमने अब तक कितने उपकरण बनाए हैं? लैंडन ने उत्सुकता से पूछा। महाराज, 50 लोगों ने औजारों पर काम किया। हमने सभी फावड़े पहले ही बना लिए, क्योंकि उन्हें तलवारों से भी बनाना आसान था। लोहे की बाल्टियां, कुदालें, मसाला पीसने की मशीनें और पहिएदार ठेला भी बन गए, लेकिन हमने भट्टियों का केवल 2/3 ही काम किया है। बहुत बढ़िया, अच्छा काम टिम। 5 लोगों को भट्टियों पर काम करते रहने दो। मुझे अभी याद आया कि महीने के अंत से पहले हमें और भी औजारों की जरूरत होगी। मैं इस मामले में अपनी लापरवाही के लिए पहले से ही माफी मांगता हूँ, लैंडन ने ईमानदारी से कहा। उसे जितनी चीजों की जरूरत थी, वह महीने के अंत से पहले नहीं बन सकती थी। दासों के आने में सिर्फ 1 सप्ताह और 4 दिन बचे थे। इससे उन पर निश्चित रूप से दबाव पड़ेगा। टिम ने लैंडन के दर्द भरे चेहरे को देखा और तुरंत समझ गया कि वह क्या सोच रहा था। शासकों के लिए अपने विषयों के प्रति इतना विचारशील होना दुर्लभ था। टिम मुस्कुराया। महाराज, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमसे जो भी काम करने को कहेंगे, उसे करने में हमें गर्व होगा। आप ही एकमात्र इंसान हैं, हम कभी कभी भूल जाना आपके लिए सामान्य बात है। टिम ने जवाब दिया। धन्यवाद टिम, लेकिन आप जानते हैं, आपके शब्द मुझे और अधिक दोषी बनाते हैं। ही। टिम भी मुस्कुराया और मुस्कुराया। आप चिंता न करें महाराज, हम आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। मुझे जो चाहिए वो ये है, ब्ला ब्ला। लैंडन ने बताया कि प्रत्येक उपकरण कैसा दिखेगा और उन्होंने चर्मपत्र पर चित्र भी बनाए। उसे जरूरत थी 2 बड़ी मैनुअल सीमेंट मिक्सिंग मशीनें, 2 बड़ी मैनुअल सीमेंट ब्लॉक बनाने वाली मशीनें, 40 दीवार स्क्रीड्स, 40 फर्श स्क्रीड, 40 2 व्यक्ति आरी, 40 मिनी लकड़ी स्क्रॉल आरी, 40 हैंड रिप आरी हैंड आरी, 100 मोटे लकड़ी के मापने वाले पैमाने और विभिन्न आकारों के 1000 अच्छी तरह से कटे हुए तख्त, 1000 कीले, 50 दरवाजे की कुंडियां और चाबियां, 100 दरवाजे के कब्जे, 50 पेंट रोलर्स। सलाखों को एक साथ जोड़ने के लिए 4000 सुदृढ़ीकरण स्टील बार रीबार और 200 लंबे स्टील बांधने वाले तार रीबार तार। भट्ठा बनाने में काम करने वाले 5 लोगों को छोड़कर इस कार्य के लिए 45 श्रमिक उपलब्ध हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट पर वास्तव में 4 लोगों को काम करना चाहिए, लेकिन 5वें से 8वें प्रोजेक्ट के लिए हम उन्हें एक विशाल प्रोजेक्ट के रूप में मानेंगे। 15 लोगों से हर तरह की आरी बनाने को कहें, और जब वे काम पूरा कर लें, तो उन्हें मापने वाले रूलर और तख्ते बनाने का काम शुरू करने को कहें। 9वें प्रोजेक्ट में 7 श्रमिकों को काम करना होगा, मेल, दरवाजे के हैंडल, कब्जे और पेंट ब्रश। जबकि अन्य 7 श्रमिकों को 10वीं परियोजना को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लैंडन ने कहा।
महाराज, इसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक कारीगर को 1 सप्ताह और 4 दिन में 8 स्क्रीन बनाने होंगे। क्या ये बहुत कम नहीं है? महामहिम, कोई अपराध नहीं, लेकिन आपने जो वर्णन किया है उसके अनुसार इन आरियों को तलवारों की तुलना में बनाने में कम समय लगेगा। एक सामान्य लोहार एक दिन में 3-4 तलवारें बना सकता है मेरे महाराज। ये उपकरण अगले 4 दिनों में बन जाने चाहिए। जब वे अपना काम जल्दी खत्म कर लेंगे तो क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि वे और अधिक बनाएं? टिम ने गंभीरता से पूछा। नहीं, जो लोग जल्दी काम खत्म कर लेंगे उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट में मदद करनी चाहिए। हमें अभी काम शुरू करने के लिए पर्याप्त औजारों की जरूरत है। एक बार जब दास आ जाएंगे तो हम और लोगों को और औजार बनाने का काम सौंप सकते हैं। सुनते समय टिम ने अपना सिर हिलाया। हथौड़ों के मामले में विभाग लंबे समय से उन्हें बनाता आ रहा है। अब तक बेमार्ट के पास निर्माण उद्योग में 300 से ज्यादा हथौड़े हैं। जब लैंडन ने अपने अर्जित ज्ञान का विश्लेषण किया तो उसे पता चला कि सभी घरों की नींव लकड़ी, कंक्रीट और स्टील की सलाखों से बनाई गई थी। स्टील का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि यह कंक्रीट की तरह ही गर्मी और ठंड में फैल सकता है और विपरीत दिशा में काम कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यह अपने आसपास के कंक्रीट को नहीं तोड़ेगा। उसे पेड़ों को काटना था और कई तख्ते भी साफ सुथरे बनाने थे। अगर यह काम ठीक से न किया जाए तो नींव मजबूत नहीं होगी, इसलिए उसे आरी बनाने की जरूरत थी। इस युग में लोग लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। ये समय की बर्बादी थी, बस लकड़ी को खोलकर देखा जाता था। चूंकि बिजली नहीं थी इसलिए उन्होंने जो भी औजार बनाए वे हाथ से ही चलते थे। पेड़ों को काटने के लिए मजदूरों को 2 व्यक्ति वाली आरी का इस्तेमाल करना पड़ता था। लकड़ी का सटीक माप प्राप्त करने के लिए वे घर के प्रत्येक भाग के लिए आवश्यक सटीक लकड़ी के ब्लॉक प्राप्त करने के लिए मापने वाले रूलर, चाक, लकड़ी स्क्रॉल आरी और रिप आरी का उपयोग कर सकते थे। उसे ये भी सुनिश्चित करना था कि रसोई घर, स्नानघर आदि की अलमारियां ठीक से बनी हो। इस युग में लोग कीलों के बजाय लकड़ियों को रस्सियों से बांधते थे, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द कीले बनाने का भी अनुरोध किया। अब जबकि हमने विभाग 4 पर काम पूरा कर लिया है तो आइए विभाग 3 अर्थात युद्ध विभाग के बारे में बात करें। लैंडन ने उन्हें हैंडगनों के निर्माण की विस्तृत जानकारी और रूपरेखा भी दी। इसके अलावा सभी कुदालें और मसाला पीसने वाली मशीनें एक गाड़ी पर रख लो, मैं उन्हें खाद्य उद्योग में ले जाऊंगा। लैंडन ने चीफ विगिन्स से मुलाकात की और सभी उपकरण उन्हें सौंप दिए। इस युग में लोग मिट्टी खोदने के लिए लाठी, नुकीले पत्थर, कुदाल और अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे। कुदाल की तुलना में कुदाल सपाट थी और कुदाल जितनी भारी भी नहीं थी। विगिन्स को समझ नहीं आया कि यह चीज उनकी कैसे मदद कर सकती है। उसने उलझन में औजारों को देखा। लैंडन ने सोचा कि इसके कामों के बारे में बताने से बेहतर है कि उसे दिखाया जाए कि यह कैसे काम करता है, इसलिए उसने खेतों की ओर जाने का फैसला किया। उनके पहुंचने के बाद लैंडन ने 10 कुदालें बेतरतीब ढंग से काम करने वाले लोगों को और 1 कुदाल चीफ विगिन्स को दे दी, जबकि उसके हाथ में एक और कुदाल थी। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और उनकी ओर मुड़ा। चलो शुरू करते हैं, मेरे नेतृत्व का अनुसरण करें। लैंडन ने दोनों हाथों से छेद को पकड़ लिया और आगे की ओर जमीन की ओर झुक गया। मिट्टी को नरम और चिकना करने के बाद उसने आसपास की मिट्टी को खोदकर और उसे उस क्षेत्र के ऊपर रखकर क्यारियां बनाना शुरू कर दिया जिसे उसने चिकना किया था। जब सभी ने उसकी हरकतों पर नजर रखी तो उन्हें एहसास हुआ कि इस उपकरण का इस्तेमाल कितना तेज और आसान था। 3 मिनट से भी कम समय में उन्होंने खेत की क्यारी तैयार कर ली थी। आमतौर पर एक मानक आकार की क्यारी बनाने में एक व्यक्ति को 1 घंटे का समय लगता था। मिट्टी को नरम करने के लिए कुदाल, पत्थर या डंडे का उपयोग करने के बाद किसान अपने हाथों से क्यारियां बनाते थे। चीफ विगिन्स ने अपने हाथ में रखे औजार को देखा और मुस्कुराए। यह उनके लिए एक गेम चेंजर था। दिन समाप्त होने पर आप सभी उपकरण अपने पर्यवेक्षक को वापस कर सकते हैं। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद वह चीफ विगिन्स के साथ खाद्य उद्योग में वापस चले गए और रास्ते में विगिन्स इस बारे में बात करते रहे कि यह उपकरण कितना ईश्वरीय है और इसी तरह की अन्य बातें। लैंडन ने उत्साहित आदमी को देखा और हंस पड़ा। जब विगिन्स खेती के बारे में बात कर रहा था तो वह वाकई एक बच्चे की तरह लग रहा था। जैसे ही वे वापस लौट रहे थे, लैंडन लगातार मसाले बनाने के बारे में सोच रहा था। हालांकि वह अभी काम शुरू करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह ज्यादा लोगों के बिना काम नहीं कर सकता। इसलिए उसने दासों के आने का इंतजार करने और हर विभाग की मदद करके समय बिताने का फैसला किया। तारांकन 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 तारांकन। जब लैंडन ने अपनी स्थिति के बारे में सोचा तो उसे लगा कि कहीं दूर कोई तूफानी रात की तैयारी कर रहा है। अगला एपिसोड। बेंजामिन हैमिल्टन उर्फ सांता ने कैरोना पहुंचने के पहले 3 दिनों में ही अपने शहर से 800 या उससे अधिक दासों और शरणार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। चौथे दिन उन्हें योदान के 9वें राजकुमार बारी मैकलेन से तत्काल मालिश मिली। 9वां राजकुमार बड़ा मजा किया था। वह दयालु, सरल दिमाग, वफादार और मेहनती था। जब उसके सौतेले भाई बहनों के बीच राजत्व को लेकर लड़ाई हुई तो उसने सिर्फ अपने नियंत्रण में आने वाले 2 छोटे शहरों को चलाने के तरीके सीखने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके पिता राजा मैकलेन की 6 पत्नियां और 2 रखैलें थीं। इसके अलावा बारी के 23 भाई बहन थे। दरअसल उनका जन्म 8वें राजकुमार के जन्म के 1 हफ्ते बाद हुआ था, जबकि 10वें और 11वें राजकुमार का जन्म उनके जन्म के 4 और 6 महीने बाद हुआ था। इस तरह 1 साल में राजा मैकलेन ने 4 राजकुमारों और 1 राजकुमारी का दुनिया में स्वागत किया था। आंतरिक हरम का कामकाज क्रूर था।
मुख्य आधिकारिक पत्नी अपनी भावनाओं में बहकर अन्य पत्नियों और रखैलों को नियंत्रित करने की कोशिश करती रहती थी। अगर उसे पता चलता कि उसका पति उससे ज्यादा किसी और को तरजीह देता है, तो वह उन्हें मारने या उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती थी। दुर्भाग्यवश उनकी माँ भी इन्हीं महिलाओं में से एक थी। उसकी माँ पूरे 1 सप्ताह तक राजा के कक्ष में रही थी, जिससे उसकी पहली पत्नी क्रोध से डूब गई थी। फिर उसने बेवफाई की कहानी गढ़ी और उसकी माँ के खिलाफ गवाही देने के लिए गवाहों को नियुक्त किया। 100 से ज्यादा गवाह थे। बेशक राजा उन पर यकीन कर लेता। और जो बात और भी बुरी हो गई वह ये कि उसकी माँ ने कभी भी उसके सामने भीख नहीं मांगी, न ही खुद को छोटा बताया। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा और बस इतना ही, मैं निर्दोष हूँ, जो करना है करो। बेहतर होता कि वह चिल्लाती, गिड़गिड़ाती या फूट फूट कर रोती। लेकिन जिस तरह से उसने ये कहा, उससे राजा को डर लगा कि उसने गलती कर दी है। लेकिन चूंकि वह पूरी राजधानी में हंसी का पात्र बन चुका था, इसलिए उसे सजा का पालन करना पड़ा। उसके पास कोई सबूत नहीं था, ये सैकड़ों लोगों के खिलाफ उसका वचन था। यहाँ तक कि कुछ अन्य पत्नियों ने भी उसके खिलाफ गवाही दी थी। बहुत जल्दी ही राजा की सारी भावनाएं खत्म हो गईं और उसके मन में क्रोध भर गया। जब वह खुद ही धोखाधड़ी करते हुए पकड़ी गई थी, तो उसे घमंड से काम लेने की हिम्मत कैसे हुई? क्या उसने राजा को मूर्ख समझ लिया था? उसने सोचा। जब उसने अपने सामने खड़ी गर्वित महिला को देखा तो उसने दंड देने का निर्णय लिया। उसे शर्मनाक तरीके से चलना होगा। अलग अलग साम्राज्यों के अलग अलग नियम थे। अर्काडिना में धोखेबाज राजाओं को उनके जीवन भर के लिए जर्जर कमरों में बंद कर दिया जाता था, या जब तक उनके पति उन्हें माफ नहीं कर देते। योदान में ये बहुत अलग था। महिलाएं खाना खाते हुए और पत्थर फेंकते हुए लंबी दूरी तक पैदल चलती थी। पैदल चलने के बाद धोखेबाज महिला की शादी रद्द कर दी जाती थी। उस वर्ष 9वें राजकुमार की आयु 16 वर्ष हो चुकी थी और वह अपने शहरों को स्वतंत्र रूप से चलाता था। जैसे ही उसे अपनी मां की स्थिति का पता चला, वह राजधानी वापस आया और सीधे महल की ओर चल पड़ा। उसने अपनी आहत लेकिन गर्वित मां को देखा और उसके दिल में क्रोध उमड़ आया। सच तो यह है कि वह जानता था कि उसकी मां निर्दोष है, लेकिन कभी कभी वह चाहता था कि वह कम से कम अन्य महिलाओं की तरह बात करे या रोए। इसके बजाय वह उस पर मुस्कुराए और सब कुछ अंदर ही अंदर दबा लिया। उस मुस्कान ने तुरंत उसे आंसू में डुबो दिया। वह उसे पूरे दिल से प्यार करता था और सोचता था कि अगर वह मजबूत हो गया तो वह आसानी से उसकी रक्षा कर सकता है। लेकिन वह गलत था। उसने अपनी 9 साल की रोती हुई छोटी बहन को देखा और उसे कसकर गले लगा लिया। कल शादी रद्द करने का दिन था। अगली सुबह उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और उसे सिंहासन कक्ष की ओर ले गया। पाइनो महाद्वीप के भीतर विभिन्न साम्राज्यों की अपनी अपनी मान्यताएं और अविश्वास थे। डेफेरस का साम्राज्य देवी सेरेना में विश्वास करता था। ऐसा कहा जाता था कि वह वही थी जिसने सितारों, माताओं और भूमि का निर्माण किया था। उसने भूमि को आशीर्वाद दिया और साथ ही उसे शाप भी दिया। इसलिए सभी विवाहों को उसके मंत्रियों द्वारा आशीर्वाद दिया जाता था। उदाहरण के लिए अर्काडिना का मानना था कि उनके पूर्वजों की आत्माएं भगवान है। वे प्रार्थना करते थे और अपने पूर्वजों को भगवान कहते थे। टेरिक का साम्राज्य समुद्र के देवता में विश्वास करता था। कैरोना प्रजनन क्षमता के देवता में विश्वास करता था और योदान में वे किसी भी चीज में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि यह हास्यास्पद है। अगर भगवान मौजूद थे तो वे कहाँ थे? जब वे सिंहासन कक्ष में पहुंचे तो राजा ने कुछ बकवास कहा और संक्षेप में कहा कि उन्होंने विवाह को रद्द कर दिया और उन्हें वहां से भेज दिया। राजा को अपने 9वें बेटे का नाम भी नहीं पता था। उसे केवल पहले 5 बेटों की ही चिंता थी। उनमें से एक संभवतः साम्राज्य का अगला शासक होगा। उन्होंने अभी तक कोई युवराज नहीं चुना था, क्योंकि वह चाहते थे कि उनके पुत्र स्वयं को साम्राज्य पर शासन करने के योग्य सिद्ध करे। लेकिन इस फैसले ने उसके हरम को और भी खतरनाक बना दिया और उसके बेटों और पत्नियों ने एक दूसरे को मारने या हत्या करने की साजिश रची। यहाँ तक कि राजकुमारियां भी आपस में लड़ने लगी। उसके पिता ने उसकी ओर ठंडी निगाहों से देखा और अपनी मां के कंधों को सहारा दिया। उसने भी उसकी ओर देखा। जब उनकी आंखें मिली तो पहली पत्नी ने राजा के कान में फुसफुसाकर उस पर व्यंग्य किया। तुम्हें अपने संरक्षण में सभी शूरवीरों को वापस करना है और एक साधारण शूरवीर की तरह काम करना है। मैं तुम्हें विरासत के रूप में 50 स्वर्ण सिक्के दूंगा। भाग्यशाली हो कि मेरे पास तुम्हें कुछ देने का भी दिल था। तुम चुन सकते हो कि तुम किस शहर में काम करना चाहते हो और मैं तुम्हें तुरंत वहां नियुक्त कर दूंगा। उसके पिता ने कहा। रानी उसे कोई शूरवीर नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उसकी मां के अपमान का बदला न ले ले। लड़के की आंखों में एक गहरी चमक थी। अगर उसे मौका मिले तो वह उसे जरूर मार डालेगा। मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक और विनती है। मैं अपनी बहन को शाही परिवार से दूर रखना चाहता हूँ और मैं वियना शहर में ही रहना चाहता हूँ। उसने जवाब दिया। अब जब उसकी मां को भेज दिया गया था तो वह अपनी छोटी बहन को महल में रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वे महिलाएं उसे गुलाम बना लेंगी या इससे भी बदतर, उसे अपना शिकार बना लेंगी। उसके पिता ने बेशक मंजूरी दे दी। राजकुमारी उसकी 17वीं संतान थी। वह उसे जानता भी नहीं था। उसकी परवाह करना तो दूर की बात थी। उसने सोचा कि अब एक मुंह कम हो गया है जिसे खिलाना है। बारी ने वियना को इसलिए चुना क्योंकि जब से उसने इस क्षेत्र पर शासन किया है, वहां का हर व्यक्ति उसका परिवार और दोस्त बन गया है। उसे यकीन था कि वे उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और साम्राज्य के ज्यादातर लोगों से अलग वियना के लोग बहुत ईमानदार और कुछ हद तक शुद्ध थे।
वे राजधानी से भी बहुत दूर रह रहे थे और राजघराने के अंधेरे पक्ष के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। ये लोग उसके लिए ताजी हवा के झोंके की तरह थे। ये 3 लोगों के परिवार के लिए एकदम सही जगह थी। उस समय वह रानी की आंखों में शैतानी चमक को नोटिस करने में विफल रहा। अगर उसने देखा होता तो वह इस समय इस मुसीबत में नहीं फंसता। जैसे ही सांता ने संदेश देखा, उसे पता चल गया कि उसे वियना की ओर दौड़ना होगा। छोटा भाई लैंडन, ऐसा लगता है कि वह आएगा, लेकिन इस बार उसके साथ बहुत सारे उपहार होंगे।